यह पूरी कहानी पॉल हेमान, स्टेफनी मैकमाहोन और उनके शो व्हाट्स योर स्टोरी के दौरान हुई एक बहुत गहरी, भावुक और मजेदार बातचीत की है। इस बातचीत में सिर्फ WWE की बातें नहीं होती, बल्कि पॉल हेमान अपनी असली जिंदगी, अपने बचपन, अपने डर, अपने संघर्ष, अपने परिवार, बच्चों और अपने दिल की बातें भी बताते हैं। पूरी कहानी में कभी हंसी है, कभी भावुक पल हैं और कभी ऐसी सीख है जो सीधे दिल को छू जाती है। शुरुआत में माहौल काफी मजेदार होता है। पॉल हेमान बताते हैं कि जब ECW को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, तब उन्होंने सोचा था कि अब शायद वो अपना पुराना पॉल हेमान वाला लुक छोड़ देंगे, जैसे लेदर जैकेट, टोपी और बाकी चीजें। वो मजाक में कहते हैं कि अब वो बाहर भी लंबा लेदर कोट पहनने से बचते हैं क्योंकि लोग उन्हें उसी किरदार से जोड़ते हैं। फिर बातचीत पुरानी बड़ी मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाती है और सब हंसने लगते हैं। स्टेफनी मैकमाहोन शो का स्वागत करती हैं और माहौल हल्का फुल्का रहता है। इसके बाद पॉल हेमान एक मजेदार घटना बताते हैं। वो हॉल ऑफ फेम समारोह में बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस के पास बैठे थे। अगले दिन रेसलमेनिया में उन्हें कहानी के अनुसार सेथ के खिलाफ जाना था, इसलिए वो आराम से नहीं बैठना चाहते थे ताकि लोग ना सोचें कि सब पहले से तय है। कुर्सियां भी बहुत खराब थीं, इसलिए वो पूरी रात सीधा बैठकर रहे। बेकी लिंच धीरे धीरे सेठ से पूछ रही थी कि क्या पॉल ने बैक ब्रेस पहन रखा है, और यह सब याद करके सभी बहुत हंसते हैं। फिर बातचीत मोबाइल फोन और आज की जिंदगी पर आ जाती है। स्टेफनी कहती हैं कि आजकल हर इंसान फोन में इतना डूबा रहता है कि अगर बाहर से देखा जाए तो सब अजीब लगते हैं। पॉल हेमान कहते हैं कि हम सब अपने ही डिवाइसेस के कैदी बन चुके हैं। फिर वो कुत्तों के बारे में बात करते हैं कि शायद हमारे पेट्स हमें फोन में घुसे हुए देखकर क्या सोचते होंगे। माहौल हल्का और मजेदार बना रहता है। धीरे धीरे बातचीत बहुत गहरी हो जाती है। स्टेफनी पॉल हेमान से पूछती हैं कि वो हमेशा अपने असली रूप में सार्वजनिक रूप से सहज क्यों नहीं रहते। तब पॉल हेमान दिल खोलकर बताते हैं कि वो अपने किरदार निभाने में आराम महसूस करते हैं, लेकिन पॉल हेमान बनकर दुनिया के सामने आना उन्हें मुश्किल लगता है। वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि लोग उनके WWE कैरेक्टर को देखने के पैसे देते हैं, असली इंसान को नहीं। स्टेफनी उन्हें समझाती हैं कि हर इंसान फ्लॉड होता है, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। वो पॉल हेमान को बताते हुए कहती हैं कि वो सिर्फ एक महान कैरेक्टर नहीं बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं, जिन्होंने पूरी WWE इंडस्ट्री को बदल दिया। इसके बाद कहानी पॉल हेमान के बचपन में चली जाती है। वो बताते हैं कि जब वो सिर्फ 15 साल के थे, तब उन्होंने WWE की दुनिया में घुसने का रास्ता खुद बनाया। वो न्यूयॉर्क की डिलांसी स्ट्रीट पर जाते थे, जहां उनकी मां खरीदारी करती थीं। वहीं वो अलग अलग अखबार पढ़ते थे जिनमें कट्टर विचार लिखे होते थे। एक दिन उन्होंने पढ़ा कि विंस मैकमाहोन सीनियर बेन बेंसन्स स्टेक हाउस में जाते हैं। पॉल हेमान ने चालाकी से फोन किया और कहा कि विंस सीनियर ने उन्हें प्रेस पास देने को कहा है। उस समय किसी को शक नहीं हुआ और उन्हें मैडिसन स्क्वेयर गार्डन का प्रेस पास मिल गया। जब वो पहली बार बैकस्टेज पहुंचे तो वहां बड़े बड़े लेजेंड्स मौजूद थे, जैसे आंद्रे द जायंट, गोरिल्ला मॉनसून और बाकी दिग्गज। पॉल हेमान डरते हुए फोटो खींच रहे थे ताकि कोई उन्हें बाहर ना निकाल दे। उन्होंने विंस सीनियर और आंद्रे द जायंट की कुछ शानदार तस्वीरें लीं। बाद में उन्होंने उन तस्वीरों को डेवलप करवाकर विंस सीनियर को दिए और साथ में एक फोटो रिलीज कॉन्ट्रैक्ट भी रखा ताकि WWE उन तस्वीरों को इस्तेमाल कर सके। विंस सीनियर उनकी समझदारी और मेहनत से इतने प्रभावित हुए कि हर महीने उन्हें तस्वीरें लाने को कहा और उन्हें $50 भी देते थे। यही वो पल था जिसने पॉल हेमान का करियर शुरू किया। इसके बाद स्टेफनी बताती हैं कि पॉल हेमान सिर्फ एक मैनेजर नहीं बल्कि WWE के सबसे बड़े क्रिएटिव माइंड्स में से एक हैं। उन्होंने कई महान कैरेक्टर्स और कहानियां बनाई हैं।
स्टेफनी उन्हें वन ऑफ वन कहती हैं, यानी उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। फिर बातचीत दोस्ती पर आती है। पॉल हेमान कहते हैं कि उनके लिए फ्रेंड शब्द बहुत पवित्र है। वो कहते हैं कि दोस्ती कई बार शादी से भी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि मुश्किल समय में इंसान अपने दोस्त के पास जाता है। वो स्टेफनी को बताते हैं कि वो उनकी दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं। इसके बाद कहानी बेहद भावुक हो जाती है। पॉल हेमान अपने बच्चों की बात करते हैं। वो बताते हैं कि बच्चों के पैदा होने के बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। पहले वो सिर्फ संघर्ष और सर्वाइवल के बारे में सोचते थे, लेकिन अब वो खुद को ब्लेस्ड यानी सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उनके बच्चे स्वस्थ हैं। फिर वो एक मेकेविश बच्चे की कहानी सुनाते हैं जिसने सबको रुला दिया। पॉल हेमान और ब्रॉक लेजनर एक बीमार बच्चे से मिलने गए थे जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, लेकिन वो बच्चा बेहद खुश था। उसने अपने माता पिता से कहा था कि वो अपना बचा हुआ समय रोकर बर्बाद नहीं करेगा। उसने कहा कि वो हर पल को खुशी से जीना चाहता है। बाद में वही बच्चा रेसलमेनिया तक पहुंच गया। जब पॉल हेमान ने उसे फिर देखा तो वो भावुक हो गए। उस बच्चे ने एक ऐसी लाइन कही जिसने सबको हिला दिया, आप उतने ही खुश होते हैं जितना आपका सबसे दुखी बच्चा। यह सुनकर पॉल हेमान टूट जाते हैं और कहते हैं कि उसी दिन उन्हें समझ आया कि वो कितने ब्लेस्ड हैं क्योंकि उनके बच्चे स्वस्थ हैं। इसके बाद पॉल हेमान अपने माता पिता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनके माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता थे और वो कभी भी उनके जितने अच्छे पिता नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो हर दिन कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के योग्य बन सकें। वो मानते हैं कि गलतियां करना इंसानी फितरत है, लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। स्टेफनी फिर कहती हैं कि उन्हें हैरानी होती है कि इतना पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखने वाला इंसान अंदर से इतना प्राइवेट और इमोशनल हो सकता है। पॉल हेमान बताते हैं कि वो लोगों के एनालिसिस से नहीं डरते, बस वो अपनी निजी जिंदगी को दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। इसलिए वो अपने WWE कैरेक्टर के पीछे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आखिर में हॉल ऑफ फेम स्पीच की बात होती है। पॉल हेमान बताते हैं कि उन्होंने हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का प्रस्ताव 4 बार ठुकराया था क्योंकि वो एक्टिव रहते हुए इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनके बच्चों ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी तरफ से स्पीच देनी पड़े। यह सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। फिर वो बताते हैं कि उनकी हॉल ऑफ फेम स्पीच ज्यादातर बिना स्क्रिप्ट के थी और वो सिर्फ अपने दिल से बोल रहे थे। पूरी कहानी में एक तरफ WWE की चमकदमक है, दूसरी तरफ एक इंसान की असली जिंदगी, उसका दर्द, उसकी असुरक्षाएं, उसका। इस पूरी बातचीत में पॉल हेमान अपने हॉल ऑफ फेम स्पीच ट्रिपल एच यानी पॉल लेवेस्क के नेतृत्व रोमन रेंस के साथ अपने रिश्ते, WWE के अंदर की मानसिकता, हील और बेबी फेस कैरेक्टर्स की सच्चाई, क्रिएटिव प्रोसेस, ट्रस्ट, इमोशंस, फ्रेंडशिप, लीडरशिप और अपने बचपन की बातें बहुत गहराई से बताते हैं। यह सिर्फ रेसलिंग की कहानी नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव इंसान के दिमाग और दिल के अंदर चल रही चीजों की कहानी है। शुरुआत में पॉल हेमान बताते हैं कि उन्होंने आखिरकार WWE हॉल ऑफ फेम क्यों स्वीकार किया। उन्होंने पहले कई बार इसे मना किया था, लेकिन इस बार कुछ खास वजह थीं। पहली वजह थी कि यह रेसलमेनिया XL था, जो WWE के इतिहास का बहुत बड़ा और खास मौका था। दूसरी वजह यह थी कि हॉल ऑफ फेम के लिए उन्हें सबसे पहले ट्रिपल एच ने पर्सनली पूछा था। अब WWE की पूरी कमान ट्रिपल एच के हाथ में थी और पॉल हेमान के लिए यह बहुत सम्मान की बात थी कि ट्रिपल एच ने उन्हें सबसे पहले चुना। तीसरी वजह यह थी कि उन्हें हॉल ऑफ फेम सेरेमनी का हेडलाइनर बनाया गया, यानी पूरे शो का सबसे बड़ा नाम। पॉल हेमान कहते हैं कि यह उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। इसके बाद पॉल हेमान कॉर्पोरेट केओस की बात करते हैं। उस समय WWE के अंदर और बाहर काफी उथल पुथल चल रही थी,
लेकिन पॉल हेमान को लगता था कि ट्रिपल एच बहुत शानदार तरीके से पूरी कंपनी को संभाल रहे थे। वो कहते हैं कि केओस के समय किसी एक इंसान को गाड़ी संभालनी पड़ती है और ट्रिपल एच वही कर रहे थे। इसलिए उन्हें लगा कि किसी को सार्वजनिक रूप से ट्रिपल एच की तारीफ करनी चाहिए। फिर पॉल हेमान एक बहुत इमोशनल पल बताते हैं। हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में स्टेफनी मैकमाहन लंबे समय बाद पहली बार पब्लिक में दिखाई दी थीं। उन्होंने ECW की कैप पहन रखी थी। स्टेफनी हाल ही में कंपनी के बोर्ड से अलग हुई थीं और उनकी जिंदगी में काफी मुश्किल समय चल रहा था। लेकिन जब वो स्टेज पर आईं तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी डर या घबराहट नहीं थी। पॉल हेमान बताते हैं कि वो ऐसे चलकर आईं जैसे कोई रानी वापस अपने सिंहासन पर आ रही हो। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि देखो, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को ऐसे खड़ा होना चाहिए। फिर हॉल ऑफ फेम स्पीच की बात आती है। पॉल हेमान कहते हैं कि उनका पूरा स्पीच लगभग बिना स्क्रिप्ट के था। वो सब दिल से बोलना चाहते थे, लेकिन जब वो स्टेज पर पहुंचे तो अचानक उनका दिमाग खाली हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। तभी क्राउड "यू डिजर्व इट" चिल्लाने लगा। पूरा अरीना यह चांट करने लगा। उस पल पॉल हेमान को कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने जोर से कहा, "यू आर फकिंग राइट, आई डिजर्व इट।" क्राउड जोरदार रिएक्शन देता है और वहीं से स्पीच शुरू हो जाती है। इसके बाद वो रोमन रेंस की बात करते हैं। हॉल ऑफ फेम में रोमन रेंस ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था। पॉल हेमान बताते हैं कि उस समय दोनों इमोशनली बहुत टूटे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि द ब्लड लाइन स्टोरी लाइन अपने अंत के करीब है। उन्होंने कहा कि जैसे ECW ने रेसलिंग बदल दी थी, वैसे ही ब्लड लाइन स्टोरी लाइन ने भी पूरी इंडस्ट्री बदल दी। रोमन रेंस उस समय WWE के सबसे बड़े स्टार थे और फिर भी उन्होंने पॉल हेमान के लिए इतना सम्मान दिखाया। यह बात पॉल हेमान के दिल को छू गई। फिर बातचीत रेसलिंग साइकोलॉजी पर आ जाती है। स्टेफनी मैकमाहन और पॉल हेमान हील और बेबी फेस कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। स्टेफनी कहती हैं कि उन्हें हील बनना ज्यादा पसंद था क्योंकि बेबी फेस बनकर लोगों को खुश रखना बहुत मुश्किल होता है। पॉल हेमान भी सहमत होते हैं। वो कहते हैं कि हील कैरेक्टर कभी फेल नहीं होता। अगर हील गलती भी कर दे तो उसे कहानी का हिस्सा बना सकता है, लेकिन बेबी फेस को हर पल ऑडियंस को खुश रखना पड़ता है। यही वजह है कि हील कैरेक्टर निभाना ज्यादा मजेदार और आसान लगता है। इसके बाद स्टेफनी अपने पुराने WWE डेज याद करती हैं। वो बताती हैं कि जब वो हील बनी थीं तो ऑडियंस उन्हें स्लट और दूसरी गंदी बातें कहकर चिल्लाती थी, लेकिन स्टेफनी को यह सब मजेदार लगता था क्योंकि इसका मतलब था कि ऑडियंस कैरेक्टर को सीरियसली ले रही है। पॉल हेमान और स्टेफनी दोनों उस दौर को याद करके हंसते हैं। फिर बातचीत लोगन पॉल की तरफ जाती है। स्टेफनी पूछती हैं कि पॉल हेमान नए टैलेंट्स को क्या सिखाते हैं। यहाँ पॉल हेमान बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी रेसलर को महान बनना है तो उसे इमोशनली वल्नरेबल होना पड़ेगा। उसे अपने अंदर के दर्द, डर, ट्रॉमा और इमोशंस खोलने होंगे। पॉल कहते हैं कि वो टैलेंट्स से पूछते हैं, तुम्हें क्या चीज रुलाती है? क्या चीज तुम्हें गुस्सा दिलाती है? कौन सी याद तुम्हें अंदर तक तोड़ देती है? क्योंकि वही इमोशंस ऑडियंस के सामने असली लगते हैं। पॉल हेमान बताते हैं कि वो टैलेंट्स के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं बनाते बल्कि बहुत गहरा इमोशनल ट्रस्ट बनाते हैं। वो कहते हैं कि कई रेसलर्स ने उन्हें अपने जीवन की ऐसी बातें बताई हैं जो शायद दुनिया में किसी और को नहीं पता, और उसी ट्रस्ट की वजह से वो कैमरा के सामने असली इमोशंस निकाल पाते हैं। स्टेफनी भी मानती हैं कि पॉल हेमान किसी इंसान के अंदर छिपी हुई फीलिंग्स को बाहर निकालने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इसके बाद रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ कैरेक्टर की बात होती है। पॉल हेमान बताते हैं कि रोमन रेंस का कैरेक्टर इसलिए महान बना क्योंकि उसमें लेयर्स थीं। हर कुछ महीनों में ऑडियंस को रोमन का एक नया पहलू देखने को मिलता था। कभी वो रूथलेस लीडर बनते,
कभी इमोशनली टूटे हुए इंसान, कभी परिवार का मुखिया। यही वजह थी कि ट्राइबल चीफ कैरेक्टर इतना लेजेंडरी बन गया। फिर स्टेफनी और पॉल हेमान पुराने दिनों की बात करते हैं, जब स्टेफनी सिर्फ 23 साल की थीं और WWE क्रिएटिव टीम संभाल रही थीं। उस समय पॉल हेमान ECW छोड़कर WWE आए थे। ECW में वो खुद मालिक थे, हर फैसला वही लेते थे। अब अचानक उन्हें किसी और के अंडर काम करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ विंस मैकमाहोन ने स्टेफनी से कहा था कि अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो हेमान को कंट्रोल करना सीखो। वहीं पॉल हेमान को कहा गया था कि स्टेफनी के लिए मुश्किलें पैदा करो, यानी दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया था। पॉल हेमान बताते हैं कि वो जानबूझकर क्रिएटिव मीटिंग्स में केओस क्रिएट करते थे। स्टेफनी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थीं। कई बार दोनों की लड़ाई हो जाती थी, लेकिन इसी प्रोसेस में दोनों ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट कमाई। स्टेफनी कहती हैं कि पॉल हेमान बहुत इरिटेटिंग थे, लेकिन उनकी आइडियाज ब्रिलियंट थीं। वहीं पॉल कहते हैं कि इतनी कम उम्र में स्टेफनी जिस तरह सब संभाल रही थीं, वो काबिले तारीफ था। इसके बाद क्रिएटिव लोगों के दिमाग की बात होती है। पॉल हेमान कहते हैं कि हर क्रिएटिव इंसान थोड़ा मेस्ड अप होता है। उनके अनुसार क्रिएटिविटी वहीं से आती है जहां इंसान अपने अंदर के डर, ट्रॉमा, डार्क थॉट्स और इमोशंस को छूता है। स्टेफनी भी कहती हैं कि हर इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है, बस फर्क इतना है कि कौन कितना अपने अंदर झांक पाता है। अंत में पॉल हेमान अपने बचपन की एक कहानी सुनाते हैं। स्कूल में उन्हें ADHD डायग्नोस किया गया था। स्कूल वाले चाहते थे कि उन्हें स्पेशल एजुकेशन क्लास में भेजा जाए, लेकिन उनके पिता ने स्कूल वालों से कहा, तुम इसे डिसऑर्डर कहते हो, मैं इसे मल्टीटास्किंग कहता हूँ। उनके पिता मानते थे कि पॉल अलग तरीके से सोचते हैं और यही उनकी ताकत है। पॉल बताते हैं कि वो कभी एक जगह फोकस नहीं कर पाते थे। बातचीत करते समय भी वो इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कंप्यूटर के सामने 20 घंटे लगातार बैठकर काम कर सकते हैं। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। पूरी कहानी में एक तरफ रेसलिंग बिजनेस की साइकोलॉजी दिखाई देती है, दूसरी तरफ इंसानी इमोशंस, लीडरशिप, ट्रस्ट, क्रिएटिविटी, फैमिली, फ्रेंडशिप और स्ट्रगल की गहराई। यह सिर्फ WWE की बातचीत नहीं, बल्कि पॉल हेमान के दिमाग और दिल की अंदरूनी दुनिया का सफर है। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही गहरी, भावुक और प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें पॉल हेमान अपनी जिंदगी, अपने माता पिता, अपने बचपन, अपनी माँ के दर्द, अपने बच्चों और अपने जीवन के संघर्षों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट में सिर्फ मजाक या WWE की बातें नहीं हो रही, बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी का अनुभव सामने आ रहा है। पॉल हेमान बताते हैं कि बचपन से ही उनका दिमाग बाकी बच्चों से अलग था। वह घंटों एक ही जगह बैठे रहते थे, बिना उठे काम करते रहते थे, कभी स्क्रिप्ट लिखना, कभी कोई नया आइडिया सोचना। सुबह 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक वह एक ही कुर्सी पर बैठे रहते थे। लोग कहते थे कि उन्हें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी ध्यान की समस्या है, लेकिन उनके पिता ने इसे कमजोरी नहीं माना। उनके पिता ने कहा कि यह बीमारी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की ताकत है। उनका मानना था कि पॉल एक समय में कई चीजों पर ध्यान दे सकते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी बनेगी। इसलिए पॉल ने अपनी जिंदगी में ऐसा काम चुना जहां उन्हें हर समय कई चीजें एक साथ संभालनी पड़ती थीं। फिर बातचीत उनकी माँ की तरफ मुड़ जाती है। पॉल अपनी माँ की सबसे प्यारी याद बताते हैं, उनका बार मिट्सवाह वाला दिन। उस दिन उनकी माँ पूरे दिन हंसती रहीं, खुश रहीं। हर फोटो में उनके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी जैसे उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ बेटे का बड़ा होना नहीं था, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि उनका परिवार जिंदा बच गया, उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई। फिर पॉल अपनी माँ की दर्दनाक कहानी बताते हैं। उनकी माँ पोलैंड के लॉर्ड्स शहर में पैदा हुई थीं। जब नाजीज ने पोलैंड पर हमला किया, तब वहां के यहूदी लोगों को गेट्टो में बंद कर दिया गया।
पॉल बताते हैं कि उनकी मां ने अपनी आंखों के सामने अपने 13 कजन्स को भूख से मरते देखा, अपनी दोनों दादियों को भूख से मरते देखा। उनकी 2 आंट भूख से मरी और 2 को नाजीज उठाकर ले गए। जब ऑशविच कैंप भेजने का समय आया, तब उनकी मां, उनकी नानी और उनकी 7 साल की छोटी बहन को ट्रेन में डाल दिया गया। वहां पहुंचने के बाद द सेपरेशन हुआ, यानी जो लोग मजदूरी करने लायक थे उन्हें एक तरफ भेजा गया और बाकी लोगों को गैस चेंबर की तरफ। उनकी मां को स्लेव लेबर के लिए चुन लिया गया, लेकिन उनकी मां की छोटी बहन और मां को दूसरी तरफ भेज दिया गया। 1 घंटे के अंदर उन्हें गैस चेंबर में मार दिया गया। पॉल बताते हैं कि उनकी मां ने ऑशविच से बर्जन बेल्सन तक की मौत वाली यात्रा भी झेली। हजारों लोग रास्ते में मर गए, लेकिन उनकी मां बच गईं। ब्रिटिश आर्मी ने 1945 में उन्हें आजाद कराया। वह इतनी बीमार थीं कि डॉक्टरों ने सिर्फ 10% चांस दिया था कि वह जिंदा बचेंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में वह बर्लिन के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हॉस्पिटल में नर्स बन गईं। फिर उनकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। उनके अंकल जेलिग हर साल पोलैंड जाकर अपने परिवार के किसी बचे हुए सदस्य को ढूंढते थे। 1949 में उन्होंने बर्लिन के हॉस्पिटल में जाकर पूछा कि क्या यहाँ स्कार्फ नाम का कोई इंसान है। वहां पता चला कि एक नर्स है जिसका नाम सुलामिता है, वही उनकी भांजी थी। इस तरह उनका परिवार दोबारा मिला। पॉल कहते हैं कि उनकी मां की जिंदगी का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। वह हर खुशी के पल में भी अपनी मरी हुई छोटी बहन को याद करती थीं। उनकी मां अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन के हिस्से की जिंदगी भी जी रही थीं। यही वजह थी कि उनकी मां बहुत मजबूत और फियरलेस इंसान बन गईं। पॉल बताते हैं कि उनकी मां ने उन्हें बचपन से बहुत कठोर सबक सिखाए। हर फ्राइडे और सैटरडे रात जब उनके माता पिता बाहर जाते थे, तो उनकी मां उनसे कहती थीं, अगर हम किसी एक्सीडेंट में मर जाएं, तो जिंदगी में आगे बढ़ना, अपने दुख को बहाना मत बनाना। मैं नहीं चाहती कि तुम 25 साल की उम्र में टूटे हुए इंसान बनो। मैं चाहती हूं कि तुम दुनिया के ऊपर खड़े होकर कहो कि मेरे माता पिता मर गए थे, लेकिन मैं फिर भी सफल बना। यह बातें एक छोटे बच्चे के लिए बहुत भारी थीं, लेकिन पॉल कहते हैं कि इसी ने उन्हें मजबूत बनाया। इसलिए जिंदगी में उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगा। नौकरी जाने का डर नहीं, मार खाने का डर नहीं, मरने का डर नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यही रहता था कि उनकी मां ने जो झेला, उसके सामने बाकी सब छोटी बातें हैं। फिर वह बताते हैं कि उनके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट लोग थे। दोनों एक दूसरे से घंटों बहस करते थे। न्यूज देखते समय भी दोनों की राय अलग होती थी और फिर आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते थे। लेकिन यह लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 तेज दिमागों की इंटेलेक्चुअल बैटल थी। उनकी मां बेहद पढ़ी लिखी और ज्ञान की भूखी इंसान थीं। उन्होंने 40 साल की उम्र में फिर से कॉलेज जाना शुरू किया। साराह लॉरेंस कॉलेज में एडमिशन लिया और 4 साल बाद 4.0 GPA के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। पॉल कहते हैं कि उनकी मां किसी भी आदमी से आसानी से इम्प्रेस नहीं होती थीं। लेकिन उनके पिता अलग थे, इंटेलिजेंट, स्ट्रीट स्मार्ट, आर्टिकुलेट और कैरिस्मेटिक। इसलिए दोनों एक दूसरे के परफेक्ट इंटेलेक्चुअल पार्टनर बन गए। फिर पॉल अपनी मां की मौत की रात याद करते हैं। उनके पिता उनकी डाइंग मदर के पास बैठे रो रहे थे और बार बार सिर्फ एक बात कह रहे थे, दैट ब्यूटिफुल माइंड, यानी वह खूबसूरत दिमाग अब खत्म होने वाला है। उनके पिता के लिए उनकी मां सिर्फ पत्नी नहीं थीं, बल्कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड थीं। बाद में बातचीत हल्की और मजेदार हो जाती है। स्टेफनी मैकमाहन बताती हैं कि पॉल हमेशा आर्ग्यूमेंट्स में वन मोर वॉली बोलकर आखिरी हमला जरूर करते थे। यानी सामने वाला गुस्से में हो या थक गया हो,
पॉल फिर भी एक आखिरी आर्ग्यूमेंट मारते थे। सब लोग हंसते हैं कि वह किसी को चैन से नहीं छोड़ते थे। स्टेफनी कहती हैं कि पॉल को संभालना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह हर बात को बहस में बदल देते थे। फिर बात पेरेंटिंग पर आती है। पॉल कहते हैं कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तब उनके पिता ने कहा था, अब तुम किसी और को खुद से ज्यादा प्यार करना सीखोगे। पॉल कहते हैं कि यही सबसे बड़ा सच है। अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है। वह कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कोई रेसलिंग करियर नहीं बल्कि उनके बच्चे हैं, क्योंकि करियर सिर्फ काम है लेकिन बच्चों को सही इंसान बनाना असली मीनिंग रखता है। स्टेफनी भी कहती हैं कि हॉल ऑफ फेम स्पीच के दौरान उनके बच्चों की आंखों में जो गर्व था वही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अंत में डायना न्याद की कहानी आती है, जिसने 60 साल की उम्र में क्यूबा से फ्लोरिडा तक तैरकर इतिहास बनाया। पॉल कहते हैं कि उसकी सफलता का सीक्रेट सिर्फ एक चीज थी, वन मोर वॉली, यानी आखिरी कोशिश तक हार मत मानो, हमेशा एक और कोशिश करो। पूरी कहानी का मतलब यही है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, इंसान अगर हार न माने, अपने दर्द को ताकत बना ले, परिवार से प्यार करे और आगे बढ़ता रहे तो वह हर मुश्किल को जीत सकता है। यह सिर्फ पॉल हेमान की कहानी नहीं बल्कि सर्वाइवल, करेज, फैमिली लव और नेवर गिव अप एटीट्यूड की कहानी है। इस वीडियो में पॉल हेमान अपनी जिंदगी की सबसे इमोशनल और पावरफुल कहानी बताते हैं। वह बताते हैं कि कैसे उनकी मां हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थीं, जिन्होंने ऑशविट्ज और बर्जन बेल्सन जैसे दर्दनाक हालात झेले। इस कहानी में फैमिली स्ट्रगल, इमोशनल मोमेंट्स, पेरेंटिंग लेसन्स, सक्सेस माइंडसेट, हार्ड वर्क, WWE जर्नी और जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें शामिल हैं। पॉल हेमान बताते हैं कि कैसे उनकी मां ने उन्हें कभी हार न मानना सिखाया और कैसे उनके पिता ने उनकी ADHD और हाइपर फोकस को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना। इस इमोशनल पॉडकास्ट में फैमिली लव, स्ट्रगल, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, पेरेंटिंग और सक्सेस की ऐसी बातें हैं जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती हैं। वीडियो में स्टेफनी मैकमाहन और बाकी लोगों के साथ मजेदार और इमोशनल बातचीत भी दिखाई गई है, जहां पॉल हेमान अपने चाइल्डहुड, पेरेंट्स, चिल्ड्रन और WWE करियर के बारे में खुलकर बात करते हैं। यह कहानी मोटिवेशन, इमोशन, इंस्पिरेशन और लाइफ लेसन्स से भरी हुई है। अगर आपको WWE स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज, इमोशनल लाइफ स्टोरीज और इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट्स पसंद हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। LIKCOMMENT सब्सक्राइब एम सुमरो हेल्पर। इस पूरी WWE स्टोरी सीरीज में रोमन रेंस और पॉल हेमान की इमोशनल, मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग जर्नी दिखाई गई है। इस कहानी में फैमिली स्ट्रगल्स, सक्सेस माइंडसेट, हार्ड वर्क, इमोशनल मोमेंट्स, WWE बैकस्टेज लाइफ लेसन्स और पावरफुल मोटिवेशन शामिल है। पॉल हेमान अपनी मां की दर्दभरी हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर कहानी बताते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे उनकी फैमिली स्ट्रगल्स ने उन्हें फियरलेस बनाया। वहीं रोमन रेंस की WWE जर्नी, उनकी मेहनत, लीडरशिप और ट्राइबल चीफ बनने का सफर भी इस स्टोरी सीरीज को और ज्यादा इमोशनल और पावरफुल बनाता है। इस वीडियो सीरीज में आपको मिलेगा WWE बैकस्टेज SECRETS रोमन रेंस और पॉल हेमान की BONDING फैमिली इमोशंस और लाइफ LESSONS सक्सेस और स्ट्रगल की रियल STORY नेवर गिव अप MOTIVATION इमोशनल पॉडकास्ट MOMENTS इंस्पिरेशनल पेरेंटिंग। अगर आपको WWE स्टोरीज, रोमन रेंस वीडियोज, इमोशनल लाइफ स्टोरीज,
मोटिवेशनल पॉडकास्ट्स और इंस्पिरेशनल जर्नीज पसंद हैं तो यह पूरी सीरीज आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं। चैनल एम सुमरो हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर करें। पॉल हेयमान की यह कहानी सिर्फ WWE की दुनिया की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की जिंदगी की कहानी है जिसने बचपन से दर्द, संघर्ष, डर, प्यार, परिवार, मेहनत और जिंदगी की असली सच्चाइयों को बहुत करीब से देखा। इस पूरे इमोशनल कॉन्वर्सेशन में पॉल हेयमान अपनी जिंदगी के ऐसे राज बताते हैं जो शायद पहले कभी किसी ने इतने विस्तार से नहीं सुने होंगे। कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन और उनकी पर्सनालिटी से। पॉल बताते हैं कि वह बचपन से ही अलग थे। वह घंटों एक ही जगह बैठे रहते, कभी खाना खाने नहीं उठते, कभी पानी पीने नहीं जाते और पूरी रात किसी आइडिया या स्क्रिप्ट पर काम करते रहते। सुबह 8 बजे से लेकर अगली सुबह 4 बजे तक लगातार एक कुर्सी पर बैठे रहना उनकी आदत थी। लोग इसे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी ADHD कहते थे, लेकिन उनके पिता ने इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना। उनके पिता कहते थे कि अगर यह बच्चा एक साथ कई चीजों के बारे में सोच सकता है, मल्टीटास्क कर सकता है और हर वक्त दिमाग में आइडियाज चला सकता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वजह थी कि पॉल हेयमान ने जिंदगी में ऐसा काम चुना जहां वह हमेशा कई चीजों को एक साथ संभाल सकें। WWE की दुनिया में उनका जीनियस दिमाग इसी वजह से इतना सफल हुआ। लेकिन इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा उनकी मां की कहानी है। उनकी मां हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थीं। उनका जन्म पोलैंड के लॉर्ड्स शहर में हुआ था, जहां दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजीज ने गेट्टो बना दिया था। जब नाजी सेना पोलैंड में घुसी, तब लोगों को लगा कि शायद पहले विश्व युद्ध की तरह इस बार भी महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पुरुष शहर छोड़कर भाग गए ताकि वे बच सकें, लेकिन महिलाएं और बच्चे वहीं रह गए। पॉल हेयमान की मां ने अपनी आंखों के सामने अपने 13 कजिन्स को भूख से मरते देखा। उन्होंने अपनी दोनों दादियों को भूख से मरते देखा। उनकी 4 मौसियों में से 2 भूख से मर गईं और बाकी 2 को नाजीज पकड़कर ले गए। धीरे धीरे पूरा परिवार खत्म होता चला गया। 1944 में जब लॉर्ड्स गेट्टो खत्म किया गया, तब पॉल हेयमान की मां, उनकी मां और उनकी छोटी 7 साल की बहन को ऑश्विट्ज भेज दिया गया। ट्रेन से उतरते ही नाजीज लोगों को 2 हिस्सों में बांटते थे। जो लोग स्लेव लेबर यानी मजदूरी के लायक होते, उन्हें एक तरफ भेजा जाता और बाकी लोगों को दूसरी तरफ। पॉल हेयमान की मां जवान थीं, इसलिए उन्हें मजदूरी वाले समूह में भेज दिया गया, लेकिन उनकी मां और उनकी छोटी बहन दूसरी तरफ चली गईं। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उन्हें गैस चेम्बर्स में मार दिया गया। यही वह पल था जिसने पॉल हेयमान की मां की पूरी जिंदगी बदल दी। उसके बाद उन्हें ऑश्विट्ज से बर्जन बेल्सन तक मौत की मार्च में चलना पड़ा। हजारों लोग रास्ते में मर गए, लेकिन वह बच गईं। 15 अप्रैल 1945 को ब्रिटिश आर्मी ने उन्हें आजाद कराया। उस वक्त उनके पास कोई परिवार नहीं बचा था। वह बिल्कुल अकेली थीं। उन्हें टाइफस या टाइफॉइड जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा था कि उनके बचने की संभावना सिर्फ 10% है। लेकिन उन्होंने मौत को हरा दिया। बाद में वह बर्लिन के डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हॉस्पिटल में नर्स बनी क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। कई साल बाद उनके अंकल जेलिग हर साल पोलैंड जाकर परिवार के बचे हुए लोगों को ढूंढते थे। 1949 में वह बर्लिन के हॉस्पिटल पहुंचे और पूछा कि क्या यहाँ स्कार्फ नाम का कोई इंसान है। वहां बताया गया कि एक नर्स है जिसका नाम सुलामिता है। तब उन्हें पता चला कि वह उनकी नीस है। इसके बाद उन्हें कनाडा ले जाया गया
और फिर वह अमेरिका आ गईं। पॉल हेमान बताते हैं कि उनकी मां बेहद फियर्स पर्सनालिटी थीं। वह जिंदगी का हर पल पूरी ताकत से जीना चाहती थीं क्योंकि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। उनकी मां हमेशा अपनी छोटी बहन के लिए जीती रहीं, जो हॉलोकॉस्ट में मारी गई थी। यही वजह थी कि पॉल हेमान बचपन से फियरलेस बन गए। उन्हें नौकरी जाने का डर नहीं था, मार खाने का डर नहीं था, यहाँ तक कि मौत का भी डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए दुनिया का कोई भी दर्द उनकी मां के दर्द से बड़ा नहीं था। उनकी मां हर शुक्रवार और शनिवार रात बाहर जाने से पहले 7 साल के छोटे पॉल को बैठाकर कहती थीं, अगर मैं और तुम्हारे पिता किसी हादसे में मर जाएं, तो जिंदगी में आगे बढ़ना, खुद को बर्बाद मत करना। 25 साल की उम्र में दुनिया के सबसे सफल इंसान बनना, इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें सुनना आसान नहीं था, लेकिन यही बातें पॉल हेमान को मेंटली स्ट्रांग बनाती गईं। उनकी मां चाहती थीं कि उनका बेटा जिंदगी के सबसे बुरे हालात में भी टूटे नहीं। फिर कहानी उनके पेरेंट्स की लव स्टोरी पर जाती है। उनके माता पिता 1960 में ब्रॉन्स की एक पार्टी में मिले थे और सिर्फ 6 महीने बाद शादी कर ली। दोनों बेहद इंटेलिजेंट लोग थे। उनकी मां बहुत तेज दिमाग वाली महिला थीं और किसी आदमी से आसानी से प्रभावित नहीं होती थीं। लेकिन पॉल के पिता बेहद इंटेलिजेंट, कैरिस्मेटिक और स्ट्रीट स्मार्ट थे। दोनों घंटों पॉलिटिक्स, सोसाइटी और दुनिया के मुद्दों पर बहस करते रहते थे। उनके घर की डाइनिंग टेबल पर हर रात आर्ग्यूमेंट्स होते थे, लेकिन यही आर्ग्यूमेंट्स उनका प्यार भी थे। उनकी मां ने 40 साल की उम्र में फिर से कॉलेज जाना शुरू किया। उन्होंने साराह लॉरेंस कॉलेज में एडमिशन लिया और 4 साल बाद 4.0 जीपीए के साथ अपनी क्लास में टॉप किया। यह दिखाता है कि सीखने की उनकी भूख कितनी बड़ी थी। फिर कॉन्वर्सेशन फैमिली और बच्चों पर आ जाती है। पॉल हेमान बताते हैं कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उनके पिता ने कहा था, अब तुम किसी को खुद से ज्यादा प्यार करना सीखोगे, और वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। वह कहते हैं कि उनके बच्चों ने उन्हें सिखाया कि चाहे इंसान खुद को कितना भी क्रिटिसाइज करे, अगर उसके बच्चे उससे प्यार करते हैं और उस पर गर्व करते हैं, तो उसने जिंदगी में कुछ सही जरूर किया है। उन्होंने बताया कि जब वह WWE हॉल ऑफ फेम स्पीच दे रहे थे, तब उनके बच्चे उन्हें गर्व से देख रहे थे। उनकी आंखों में जो प्यार और रिस्पेक्ट था, वही पॉल हेमान की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। इस पूरी कहानी में एक फ्रेज बार बार आता है, वन मोर वॉली। इसका मतलब है, कभी हार मत मानो, हमेशा एक और कोशिश करो। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। यही लेसन उनकी मां ने उन्हें दिया था और वही लेसन उन्होंने अपने बच्चों को दिया। यह सिर्फ एक WWE पर्सनालिटी की कहानी नहीं है। यह सर्वाइवल, फैमिली लव, स्ट्रगल, इंटेलिजेंस, पेरेंटिंग, फियरलेसनेस और नेवर गिव अप एटीट्यूड की कहानी है। यह कहानी दिखाती है कि इंसान कितना भी दर्द झेल ले, अगर उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो तो वह पूरी दुनिया बदल सकता है।